हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वो है बाल विकास। इसमें दोस्तों हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, कल्पना किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं को नए आकार से प्रयोग करते हैं। ठीक है, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी जो प्रतिभा है उसको नए आकार में प्रयोग करते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। कल्पना को परिभाषित कीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं मैकडूगल के शब्दों में। कल्पना क्या है? दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। आपका कल्पना जो दूरस्थ वस्तुओं हैं उसी के बीच का या संबंध का क्या चिंतन है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कल्पना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो कल्पना क्या है? वह मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है कि कल्पना के प्रमुख 4 प्रकार बताइए। ठीक है, 4 प्रकार। पहला है सृजनात्मकता, ठीक है। दूसरा है आदानात्मकता कल्पना। तीसरा है कार्य साधक कल्पना। चौथा है रसात्मक कल्पना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दिया है कि चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। चिंतन को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग गैरेट के अनुसार देखेंगे, चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें समान रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। आपका गैरेट महोदय बोल रहे हैं कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें समान रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला है प्रत्यक्षात्मक कल्पना। दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन, ठीक है। तीसरा है प्रत्ययात्मक चिंतन और आपका चौथा है तार्किक चिंतन, ठीक है। देखते हैं एक और प्रश्न में कि तर्क के प्रकार बताइए। तो तर्क के 2 प्रकार होते हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसमें दिया है कि निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। तर्क विकास की विधियाँ, पहला दृढ़ निश्चय, दूसरा है स्वाभाविकता का विकास, तीसरा है क्रमागत ज्ञान, चौथा है सूझ शक्ति का प्रयोग। वंशानुक्रम का अर्थ बताइए। तो जो माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण हैं उसी को हम लोग वंशानुक्रम के नाम से जानते हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम, तो पहला है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है समानता का सिद्धांत, तीसरा है विभिन्नता का नियम, चौथा है प्रत्यागमन का नियम। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल विकास की कोई एक परिभाषा देख लेते हैं क्रो के अनुसार। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, ठीक है। जो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से, ठीक है, और प्रारंभ से, जो आपका गर्भ काल है उसके प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। बाल मनोविज्ञान की जीवन में क्या उपयोगिता है? बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। देख लेते हैं अगले प्रश्न में कि मानव की किस प्रकार की समस्याएं बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित है। इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। बाल विकास के क्षेत्र से मानव की गर्भावस्था से युवावस्था तक के सभी व्यवहारों की समस्याएं संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया कि बाल विकास के कोई 4 क्षेत्रों के नाम देख लेते हैं। पहला है बालक और वातावरण, दूसरा है मानसिक प्रक्रिया, तीसरा है बालक बालिकाओं का मापन, आपका चौथा है समायोजन संबंधी समस्याएं। एक और प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है कि बालक के विकास की गति को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो वो 3 अवस्थाओं में। पहला है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये 3 अवस्थाओं में बांटा गया है।
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, तो वो शैशवावस्था को माना गया है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। बाल्यावस्था की आयु पूछा है, 5 से 12 वर्ष है। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है, तो वो आपका किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। शैशवावस्था कब से कब तक है, वो जन्म से 5 वर्ष तक। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। उपयुक्त परिभाषा टर्मन जो मनोशास्त्री हैं इन्होंने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र तो क्या होता है दोस्तों, मानसिक आयु, ठीक है, बटे आपकी वास्तविक आयु, ठीक है, MA/CA गुणते 100, ठीक है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वो 140 या इससे ऊपर होती है। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के बीच में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अल्प बुद्धि जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के क्या होते हैं, मध्य होते हैं, मतलब बीच में होते हैं। जो मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि 20 या 25, ठीक है, मतलब 20 या 25 और 50 के मध्य, मतलब मान लीजिए 25 और 50 के मध्य होती है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है, ठीक है, और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। चलिए इसका जो सूत्र होता है IQ का, ठीक है, बुद्धि लब्धि का, चलिए इसको देख लेते हैं। MA/CA गुणते 100, ठीक है। आपका मानसिक आयु कितना दोस्तों, वो 16 वर्ष, ठीक है, बटे कि आपका जो वास्तविक आयु 10 वर्ष है, गुणते 100। आप इसमें देखिए ये 10 से एक जीरो खत्म, यहाँ पर 10 बचा है, तो ये आपका 160 क्या आ गया, IQ आ गया, ठीक है। तो इस जो उसकी वास्तविक आयु तो 10 वर्ष है, लेकिन जो उसकी मानसिक आयु कितने हैं, 16 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो वो 160 उसकी बुद्धि लब्धि होगी। देखते हैं एक और प्रश्न। बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक और प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया स्टैनफोर्ड बिनी स्केल किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण है, तो यह एक वैयक्तिक, ठीक है, भाषात्मक परीक्षण है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की किसी एक सामूहिक भाषात्मक परीक्षण का नाम लिखिए, तो वो आर्मी अल्फा बीटा जो टेस्ट है यह सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है, तो शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, अधिक क्या होता है, वो कल्पनाशील होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस अवस्था का बालक समूह में रहना पसंद करता है, तो जो किशोरावस्था के बालक हैं ये समूह में रहना अधिक पसंद करते हैं। किस अवस्था को जटिल अवस्था कहा गया, तो किशोरावस्था को जटिल अवस्था कहा गया है। जो स्टेनले हॉल मनोशास्त्री हैं इन्होंने इसको जटिल और तूफान की अवस्था माना था। संवेद पेशी अवस्था को पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है, तो इन्होंने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। एक और प्रश्न देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं, तो मुख्य अवस्था इनकी 4 हैं, ठीक है। पहला है संवेद पेशी अवस्था, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा आपका क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो आपका संवेदी पेशी अवस्था है उसका जो 0 से 2 वर्ष काल है, ठीक है। आपका जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है वह 2 से कितना 7 वर्ष का है। आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष का है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो आपका 11 से लेकर 15 तक है, 4 होते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं। 7 से 11 वर्ष की अवस्था किस नाम से, कि मैंने आपको बताया अभी, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। संवेग के मुख्य प्रकार बताइए, तो संवेग के मुख्य प्रकार क्रोध, प्रेम और भय, ये 3 मुख्य रूप से होते हैं। बच्चे का समायोजन किस आयु में अच्छा होता है, तो वो किस आयु में अच्छा होता है, जब बच्चा 5 वर्ष की आयु में होता है तो उस वर्ष में बच्चे का समायोजन अच्छा होता है। भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है, तो भाषा आप किसके द्वारा सीखते हैं बच्चे, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जन्म के समय शिशु क्या प्रतिक्रिया है, तो जन्म के समय शिशु
रोता है मतलब क्रंदन करता है, ठीक है। 2 वर्ष के बालकों को शब्दों का कितना ज्ञान होता है? जो 2 वर्ष के बालक हैं उन्हें लगभग में 212 शब्दों का ज्ञान होता है। देखते हैं, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण व्यक्तित्व है। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, यूनानी भाषा के पर्सेना का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो आपका यूनानी भाषा के पर्सेना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नकाब होता है। व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय या परिभाषा, रेक्स महोदय के अनुसार देखते हैं, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का क्या है? संगठन है। एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया कि व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 3 भागों में, ठीक है। पहला होता है आपका अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी होता है, और तीसरा क्या होता है आपका उभयमुखी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दिया है कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो वो 3 प्रकार होते हैं, पहला शक्तिहीन, दूसरा खिलाड़ी, तीसरा है नाटा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ बताइए। तो 3 विधियाँ होती हैं, आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और प्रक्षेपण विधियाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें समायोजन का क्या अर्थ है? जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मपुष्टि के लिए करता है, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मपुष्टि के लिए करता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समायोजन की प्रक्रिया बोलते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन की 2 विधियाँ, पहला है व्यक्तिगत निदान विधि, दूसरा है मनोविश्लेषण विधि। एक और प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता किस कारण है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आज शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। वर्तमान में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक, पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है बालक का भोजन। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो जीन प्याजे हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो वो कौन है सामाजिक विज्ञान के? योगास्की हैं, ठीक है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलबर्ग को माना जाता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार में बताया था? इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार बताया है। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो थर्स्टन है। जो थर्स्टन महोदय हैं वही हैं। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो वो जो पठन संबंधित विकार होते हैं वो आपका डिसलेक्सिया से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो भी कौन है? थॉर्नडाइक महोदय हैं, जो बुद्धि के सिद्धांत इन्होंने दिए थे। व्योगास्की के मतानुसार बच्चे अपनी साथी समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में होते हैं? तो वो किशोरावस्था में होते हैं। अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पावलोव महोदय हैं, जिन्होंने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये कोहलर महोदय ने दिया था, जिन्होंने एक चिंपैंजी नामक बंदर पे किया था, ठीक है, वन मानुष जिसको बोलते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने किया था, जिन्होंने बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था। और नेक्स्ट है क्रिया प्रस्तुत। अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, इन्होंने चूहे पे किया था अपना प्रयोग। और देखते हैं प्रबलन का सिद्धांत हल है, ठीक है। और समीपता के सिद्धांत गुथ्री मनशास्त्री हैं। बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जो बुद्धि का मापन होता है वही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, 2 बालक हैं आपस में क्या कर रहे हैं? विभिन्न समानताएं रख रहे हैं, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? भिन्न अपना व्यवहार दिखा रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसको आप व्यक्तित्व भिन्नता बोलेंगे। देखते हैं एक और प्रश्न, व्यक्तित्व भिन्नता के 3 प्रभावी कारणों का नाम उल्लेख कीजिए। तो वंशानुक्रम, वातावरण, तीसरा आपको जाति, प्रजाति व देश।
वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए या बताइए। तो वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को क्या है, घेरे पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्र के अनुसार देख लेते हैं। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला है बालक के लालन पालन या संरक्षण की दशाएं। दूसरा है सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव। तीसरा है विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव। चौथा संचार माध्यमों का प्रभाव। बालक में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? तो वो भाषा ज्ञान का विकास करके और कहानियाँ सुनाकर बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। थॉर्नडाइक ने किन किन नियमों का प्रतिपादन किया था? तो थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे, गौड़ रूप से 5 दिए थे। पहला है मुख्य रूप से प्रभाव का नियम, अभ्यास के नियम और तत्परता का नियम। अधिगम की एक परिभाषा लिखिए। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की जो होती है वही आपकी अधिगम कहलाती है। अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट या रुचि पैदा नहीं होगी तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। अभी क्षमता होनी चाहिए, विषय का आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, सीखने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और आपको किसी न किसी से प्रेरणा मिला होता है और आपका वातावरण अच्छा हो तब आप अधिगम सीखने में आपको आसानी होती है। अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन सी होती हैं? करके सीखना है। जब बालक स्वयं करके सीखता है तो उस चीज़ों को वो क्या करता है, जल्दी सीख लेता है और जो वो सीखा होता है वो स्थिर रहता है बहुत ही लंबे समय के लिए। और अनुकरण करके भी बालक सीखता है, निरीक्षण करके भी बालक सीखता है, परीक्षण करके भी सीखता है और प्रोजेक्ट विधि द्वारा भी बालक अधिगम करता है। सीखने के गौड़ नियम कौन कौन से? तो जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, मनोवृत्ति का नियम, बहु अप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है। सीखने के नियमों का क्या उपयोग है, चलिए देख लेते हैं। सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित करता है। सीखने के नियम की उपयोगिता है। अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। जो अनुकरण से सीखने की किस अवस्था से? शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता है। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार एवं दंड पर बल देता है। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का एक साधन होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है? व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरे को करते देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जानते हैं या कहते हैं। किस सिद्धांत को गेस्टल्टवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं? वही है आपका सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को हम डालते हैं जो कोलन महोदय ने दिया था। वेगास्की ने अपने सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया था? इन्होंने लैंग्वेज पे, भाषा पे सबसे अधिक बल दिया था। सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा, ठीक है, सीखने की गति एवं उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट पर सीखने में पठार आने का मुख्य कारक क्या है? प्रेरणा का अभाव होता है। देखते हैं नेक्स्ट। सीखने का स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग बीजे अंडरवुड के अनुसार देख लेते हैं। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जो वर्तमान क्रियाओं पर जो आपकी पूर्व अनुभव का प्रभाव ही अधिगम मतलब स्थानांतरण कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा है समान तत्वों का सिद्धांत,
तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा है सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। एक और प्रश्न निकले, स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो यह स्थानांतरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दो प्रकार का होता है। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया का सहायक अंग है। तो आपका अभिप्रेरणा है अधिगम का क्या है? ये सहायक अंग है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा का जो मुख्य स्रोत क्या है? किसी भी कार्य को प्रारंभ करने और उसे पूर्ण करने की क्या देती है? शक्ति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए, चलिए देख लेते हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। तो अभिप्रेरणा के प्रकार दो होते हैं, अर्जित और मनोदैहिक प्रेरणा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अभिप्रेरणा करने की विधियों का नाम उल्लेख कीजिए। खेल, आपका रुचि, सफलता, प्रतिद्वंद्विता, सामूहिक कार्य, पुरस्कार और ध्यान। ध्यान को परिभाषित कीजिए, चलिए देख लेते हैं। डमविल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, अवधान मतलब आपका ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ऐच्छिक होता है और अनैच्छिक होता है। रुचि को परिभाषित कीजिए। क्रो और क्रो के अनुसार देखते हैं, रुचि एक प्रेरक शक्ति। रुचि क्या है? एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी के प्रति ध्यान देने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करती है। देखते हैं रुचि के प्रकार। तो जन्मजात रुचि होती है, एक अर्जित रुचि होती है। रुचि का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? तो रुचि का सबसे अधिक संबंध ध्यान से होता है। रुचि और ध्यान का संबंध कैसा है? तो ये दोनों क्या होते हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं। रुचि का क्या अर्थ है? विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही रुचि है। स्मृति से आप क्या समझते हैं? स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। स्मृति की कोई एक कार्य बताइए। स्मृति का कार्य अचेतन मन से एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, स्मृति की मुख्य सोपान बताइए। तो पहला है अधिगम, दूसरा है धारण, तीसरा है प्रत्यास्मरण, चौथा है अभिज्ञान। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है प्रेरणा, दूसरा है रुचि, तीसरा है शांतिपूर्ण वातावरण। ध्यान की कोई एक परिभाषा लिखिए। ध्यान व्यक्ति का क्या करता है? सर्वांगीण विकास करता है। एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक क्या मानसिक प्रक्रिया है। परिपक्वता पर टिप्पणी कीजिए। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। भाषा विकास के सिद्धांत बताइए। तो पहला है भाषा वातावरण में सीखी जाती है। भाषा का विकास स्वतः होता है। भाषा अनुकरण के द्वारा भी सीखी जाती है। स्मृति के प्रकार बताइए। तो पहला है अल्पकालिक स्मृति, दूसरा है दीर्घकालिक स्मृति। विस्मरण को परिभाषित कीजिए। मन के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, ग्रहण किए गए तथ्यों का धारण न करना ही आपका विस्मृति या विस्मरण कहलाता है। विस्मरण का मुख्य कारक बताइए। बाधा का उपस्थित होना, किसी भी बाधा का उपस्थित होना स्मृति का मुख्य कारण है। सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। वह विज्ञान जो पद्धतियों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णयन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, वह सांख्यिकी कहलाता है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति वह मान है जो जितनी बार आता है, ठीक है, जो आपकी वह मान है जो कितनी बार भी आ जाए। केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है,
इस प्रवृत्ति के समूह को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में वह प्राप्तांक जो बार बार आए या बहुधा सबसे अधिक आए वह बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसमें, तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने दिया था? तो यह व्यवहारवादी जो मनोशास्त्री हैं वाटसन महोदय ने दिया था। देखते हैं एक और प्रश्न। बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो जीन पियाजे ने किया था। गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया था? तो देख लेते हैं। विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद आदि में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? इन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है। तो वह इसमें क्या है, वह चिंतन किया जाता है तो वो क्या कहता है? तर्क कहलाता है। ठीक है, ये जो आपका सेंटेंस है इसका जो पूछा है कि क्या कहलाता है, वह तर्क कहलाता है। स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। पहला है सीखना, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः स्मरण, चौथा है पहचान। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में इसमें दिया है कि बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस का एक आप उत्तर दे सकते हो, वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। आप एग्जाम में ऐसे ही देंगे, इसको लिखने के बाद यहाँ तक ये लाइन इसमें बढ़ा देंगे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया है कि जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? तो यह अनुकरण करके बालक सीखता है, यह अनुकरण विधि कहलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वो अभ्यास एवं त्रुटि के अंतर्गत आता है। एक और प्रश्न देखते हैं। जब एक कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता क्या करता है? लार मतलब श्राव टपकाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की, ठीक है, कुत्ते द्वारा अगर जिसे इसमें क्या है, घंटी बजाई जाती है पहले तो कुत्ते को भोजन दिया जाता है, फिर घंटी बजाई जाती है और कुत्ते को भोजन दिया जाता है। लेकिन एक और स्टेप करते हैं, उसमें सिर्फ घंटी बजाई जाती है और भोजन नहीं दिया जाता है, लेकिन घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ता क्या करता है? लार टपकाने लगता है। तो ये पूछा इसमें, तो यह संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरणों का नाम? भय, क्रोध और स्नेह। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, क्या कहलाता है? वह इंटरेस्ट, रुचि कहलाता है। किशोरावस्था किसने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो वो स्टैनले हॉल ने ये कहा है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है तो वह सृजनात्मकता कहलाता है। प्रश्न देखते हैं इसमें दिया कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि,
व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है, तो वो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है, तो वो अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रिया अवस्था है, जिसका जीवन काल 16 जिसका है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, वह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कल्पना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित या समायोजित किया जाता है, क्या कहलाता है, वह तर्क कहलाता है। एक और प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में क्या करता है, वो समर्थ होता है, तो यह क्या कहलाता है, वो मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। एक और प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया कि सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, तो वो सीखने का वक्र। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ें सीखता है, यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो वो तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, वह गेस्टाल्ट सिद्धांत के आधार पर सीखता है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है, वो अभिरुचि या अभिवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न अधिगम धारण पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो स्मृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वह प्राप्तांग जो किसी प्रदत्त समूह को दो बार भागों में काटता है या बांटता है तो क्या कहलाता है, वो माध्यांक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि वो 6 से लेकर 12 वर्ष की होती है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न में अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं, तो वो अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है उसके द्वारा करते हैं। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो जीन पियाजे ने किया था। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है, तो वो मूर्त से क्या दोस्तों कहलाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जो 7 से 11 वर्ष का उसका स्टेज होता है। क्रंदन बलबलाना हाव भाव शब्द भंडारण तथा वाक्य निर्माण जिसकी विकास अवस्था होती है, तो वो भाषा विकास या सहस्वावस्था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है, उन्होंने जो औपचारिक संक्रिया काल है इसी को माना है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। एक ऐसा उत्पादक ठीक है चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित या समायोजित किया जाता है क्या कहलाता है, तो वो आपका तर्क कहलाता है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, वो सीखने का वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वो जल्दी से चीज़ों को सीखता है,
यह ठंडाई के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह तत्परता का नियम। एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो वो गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अभिरुचि। ठीक है। अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? स्मृति के अंतर्गत आती हैं। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त समूह को दो बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है? वह मध्यांक कहलाता है। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष की होती है। अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि मापन किस परीक्षण के द्वारा होता है? वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा होता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो जीन पियाजे ने किया था। व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज व अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता क्या कहलाता है? वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। CAT क्या है? चलिए देख लेते हैं। यह परीक्षण TAT की तरह से ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं। चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड वेलाक ने 1948 में किया था। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो इन्होंने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो वह प्रेरणा कहलाता है। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम जो किसने किया था या प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। कॉलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? उन्होंने वनमानुष जो था सुल्तान के ऊपर किया था। पावला द्वारा अपना प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? अनुकूलन। नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो वो अच्छे व्यक्तित्व का है। आप दोस्तों देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न में। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप क्रियाओं में किया था? ठीक है, तो पहला आत्मसातन, दूसरा है समंजन। ठीक है। पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो वो अधिगम को है। ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए सूत्र में बता दिया था। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? तो सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजाने वस्तु, विचार या अवधारणाओं को जन्म दिया जाता है। व्यक्तित्व की एक परिभाषा आलपोर्ट के अनुसार देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? औसत आदि ज्ञात करने के लिए इस मध्यमान का गणना की जाती है। मध्यमान को एक परिभाषा जब कोई या किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को माध्यांक मानते हैं। यह प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है। सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है? तो वर्धमान निष्पादन वक्र या धनात्मक वक्र द्वारा। इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी किंतु बाद में तीव्र हो जाती है। फलस्वरूप वक्र रेखा बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठता है। बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो सोरेंस के अनुसार नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर न हो जाए। TAT का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से। स्मृति का मुख्य कार्य पहले सीखी हुई बात का स्मरण करना ही स्मृति है। सक्रिय स्मृति क्या है? समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण
होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। गुट के शब्दों में प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार बताइए। तो हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसको सीख लेता है। सीखने की कोई एक परिभाषा। वुडवर्ड के शब्दों में सीखना विकास की प्रक्रिया है। गेट्स व अन्य के शब्दों में हम लोग देख लेते हैं, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। लास्ट प्रश्न दोस्तों होगा, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण लिखिए। तो पहला है स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक दशा हो जाएगा। ठीक है। और द्विभाषी वातावरण, संगीत साथी अथवा समवयस्क समूह। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।